हेलो बच्चों, मैं सुनीता एसटीएस विद्यापीठ से एसटीएस विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 के विज्ञान में पढ़ेंगे अध्याय 10 के बारे में। अध्याय 10 का ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले वीडियो में भी हमने बहुत सारे इनके पॉइंट्स के बारे में जाना है। आप उन वीडियो को जरूर देखिए। आज हम उनके बाद वाले पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो चैप्टर का नाम है बच्चों बल, कार्य और ऊर्जा, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है, जिसमें आज का पहला पॉइंट है मशीन। ठीक है, पिछले वीडियो में भी हमने कई सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है, जाना है कि उसे वैज्ञानिक भाषा में क्या समझा जाता है, कैसे किया जाता है। तो आज जो हम सीखने वाले हैं उसका पहला पॉइंट है मशीन। ठीक है, मशीन एक ऐसी युक्ति या साधन जिसके द्वारा शारीरिक बल लगाकर अधिक कार्य किया जा सकता है, वह मशीन कहलाती है। मशीन कौन, हम किसे कहते हैं मशीन? जिसके द्वारा, जिस युक्ति या साधन के द्वारा शारीरिक बल लगवाकर हम अधिक कार्य कर सकते हैं या करवा सकते हैं, उसे मशीन कहते हैं। यह भी सत्य है कि निश्चित कार्य को करने के लिए निश्चित बल लगाना पड़ता है कि नहीं? आप जिस काम को करने जा रहे हैं, अगर मान लीजिए वो कोई भारी वस्तु है, आपको उसे उठाकर कहीं रखना है, तो ये तो नहीं है कि आप ऐसे एक हाथ से उठाकर उसे रख देंगे। ये बहुत थोड़ा सा बल लगाना होगा। अब आपको क्या करना है, उसके लिए तैयार होकर अपने शरीर का पूरा बल हाथों पर देकर उसे उठाना होता है, और आप तब उसे उठाकर बगल में रखते हैं। वो थोड़े बल से तो नहीं उठेगा, वो पूरे शरीर का बल लगाकर जब आप उसे उठाते हैं, उस भारी भरकम चीज के जितना बल लगाते हैं, तब वो चीज उठती है और आप उसे दूसरी जगह पर रख पाते हैं। तो यही बात कही गई है कि यह भी सत्य है कि निश्चित कार्य को करने के लिए निश्चित बल लगाना पड़ता है। उससे कम बल लगाकर वह कार्य नहीं किया जा सकता। यानी जितना हमें बल लगाना है उससे कम बल हम लगाएंगे तो वो कार्य हो ही नहीं सकता। ठीक है, मशीन का उपयोग केवल लगने वाले शारीरिक बल को कम करता है। कैसे? जैसे हमने कोई मशीन रख ली, जो काम हम पहले हाथों से खुद से करते थे, अब हमने उस तरीके की मशीन रख ली और वो मशीन बस एक बटन दबाने पर अपना काम खुद करता है। यानी वो अपना शारीरिक बल लगा रहा है, उसमें हमारा बल नहीं लग रहा है। मशीन जो है अपना, जैसे उसे फिट किया जाता है, जैसे उसे मेंटेन करके बनाया जाता है कि जैसे वो काम करे, हम बस उसे क्या करते हैं, हम उसका बटन ऑन ऑफ करते हैं और उसमें जो भी सेटिंग्स करनी होती है वो सेटिंग्स करके छोड़ देते हैं। वो मशीन अपना काम उस तरीके से करती है, स्टेप बाय स्टेप। तो मशीन का उपयोग केवल लगने वाले शारीरिक बल को कम करता है। यानी जो हमारा शारीरिक बल है, जो हम पहले अपने हाथों से करते थे, वो अब मशीन करता है। ठीक है, आजकल अधिकतर कार्य मशीनों से किए जाते हैं। आपको पता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो गई या फिर छोटे छोटे कारखाने भी जो है, छोटी छोटी दुकानें भी, होटल्स वगैरह, इन सब में ज्यादातर आपको हाथों से किया हुआ काम नहीं मिलेगा। इन सब में आपको ज्यादातर काम मशीनों वाला मिलेगा। मशीनें हमारे जटिल से जटिल तथा कठिन से कठिन कामों को आसानी से कर देती है। जैसे उसे सेट किया जाता है उस काम के लिए, वो उस तरीके से कठिन कामों को यूं कुछ समय में ही कर खत्म कर देती है। ठीक है, मशीनों से कार्य करने के लिए कम बल लगाना पड़ता है। इस प्रकार शारीरिक श्रम बचाने के लिए ये मशीन सबसे अच्छी युक्तियां हैं। यानी आपको पता है, जब मशीन काम करते हैं तो हमें शारीरिक बल बहुत कम लगाना पड़ता है। कुछ मशीनें तो ऐसी हैं कि बस आप उसके बटन ऑन ऑफ कर देंगे, यानी बंद या चालू कर देंगे, तो वह अपना काम खुद करती है। तो भारी भरकम काम करने के लिए या शारीरिक बल बचाने के लिए ये मशीन बहुत अच्छी युक्तियां हैं। मशीनें तो बहुत जटिल भी होती हैं, किंतु कोई भी जटिल से जटिल मशीन 6 प्रकार की सरल मशीनों से मिलकर ही बनती है। यानी कोई भी मशीन हो, या वो भारी भरकम मशीन हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा महंगी या फिर बहुत कठिन काम करने वाली मशीन हो, फिर भी वो मशीनें 6 प्रकार की सरल मशीनों से ही मिलकर बनती हैं।
छोटी छोटी सरल मशीनों से मिलकर ही कठिन काम करने वाली मशीनें बनती हैं, जिसमें कुछ नाम हम देखेंगे, जिसमें से उन सरल मशीनों के नाम हम जानेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। जिनमें से है पहला नत समतल, नत समतल यानी रैम, ठीक है। दूसरा है उत्तोलक, उत्तोलक यानी लीवर, उत्तोलक यानी लीवर, ओके। उत्तोलक में भी 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं, जिसमें होता है प्रथम वर्ग के उत्तोलक, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक और तृतीय वर्ग के उत्तोलक, ठीक है। और फिर इन पॉइंट्स में है घिरनी, क्या है घिरनी, और चौथा है पहिया व धुरी यानी व्हील और सिलेंडर, और पांचवा है पेंच यानी स्क्रू, और छठा है फनी यानी बेंच। तो हमें क्या बताया गया, कोई भी जटिल से जटिल मशीन 6 प्रकार की सरल मशीनों से मिलकर ही बनती है, जिनमें आज हम उन 6 जो सरल प्रकार की मशीनें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं पहली मशीन के बारे में, जो है नत समतल यानी रैम, ठीक है। अब जैसे नत समतल का उपयोग भारी बोझ को ऊपर उठाने के लिए किया जाता है। आज हम पहला पॉइंट इसके बारे में सीख रहे हैं, जो है नत समतल। तो ये नत समतल है क्या, पहले हम उसके बारे में जानते हैं। यह एक सपाट तल होता है, यानी यह एक सपाट तल होता है जिसका एक सिरा ऊंचा और दूसरा सिरा नीचा होता है। यह सबसे सरल मशीन है, यानी आपने देखा होगा कि आपके घरों के अगल बगल में या फिर किसी बाहर होटल वगैरह में एक ऐसा रैंप बना होता है जो जमीन से एक तरफ सटकर होता है, दूसरी तरफ वो ऊंचाई जो उसका मुख्य द्वार होता है उसमें सटा हुआ होता है। वो किस लिए होता है कि भारी भरकम जो चीजें होती हैं जिसे हम उठा करके अपना शारीरिक बल लगा करके ज्यादा लगाने पर हम उसे वहां रख सकते हैं, तो उस नत समतल यानी रैंप से हम सिर्फ धकेलते हुए उसे आसानी से एक छोर से दूसरी तरफ पहुंचा सकते हैं, ठीक है। जिसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे, जैसे एक डिब्बे में गीली मिट्टी भरना है आपको, इसको किसी खिड़की की ऊंचाई तक उठाइए। किसी डिब्बे में गीली मिट्टी भरकर, मान लीजिए यहाँ पर खिड़की है, आपको उठाकर ऐसे उसे रखना है, ठीक है। अब एक छोटा तथा एक बड़ा तख्ता लीजिए, एक छोटा तथा एक बड़ा तख्ता लीजिए, उसे खिड़की के साथ टिकाकर तिरछा फर्श पर रखिए। अब पहले मिट्टी भरे डिब्बे को छोटे तख्ते पर लुढ़काकर खिड़की की ऊंचाई तक ले जाइए। क्या आप डिब्बे को उसी ऊंचाई तक ले जाने में कोई अंतर अनुभव करते हैं? अब क्या करना है, आप बड़े तख्ते पर उसी डिब्बे को ऊपर की ओर लुढ़काकर खिड़की तक ले जाना है। तो आपने अनुभव को देखा होगा कि आपको क्या अनुभव हो रहा है। किस बार आपको डिब्बे को ऊपर की ओर उठाने में सबसे कम तथा किस बार सबसे अधिक परिश्रम करना पड़ा? तो सबसे कम बल किस पर लगाना पड़ा आपको? बिना तख्ते के सबसे ऊपर अधिक परिश्रम तथा बल लगाना पड़ा। इस बार फर्श से खिड़की तक की दूरी सबसे कम थी। बिना तख्ते के सबसे अधिक परिश्रम तथा बल लगाना पड़ा। जब आप यहाँ से उठाकर ऐसे रखते हैं तो आपको ज्यादा बल की जरूरत होती है, क्योंकि वो आपके दोनों हाथों के बल पर ही टिका होता है यहाँ से वहां तक जाने में। छोटे तख्ते पर डिब्बे को उठाने में अपेक्षाकृत बल लगाना पड़ा। फर्श से खिड़की तक की दूरी भी अधिक थी, यानी जो छोटा तख्ता था वो छोटा है, यानी वो कुछ ही दूरी का है, तो वो क्या हुआ, यहाँ तक ही सीमित है, तो उसकी ऊंचाई ज्यादा है, तो आपको नीचे से लेके ऊपर तक धकेलने में बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ा और उसकी दूरी भी उस वजह से ज्यादा लगी आपको। अब बड़े तख्ते में क्या होता है, बड़े तख्ते पर दूरी सबसे अधिक थी तथा बल सबसे कम लगाना पड़ा। अब मान लीजिए 3 तरीके से हम इसमें उदाहरण लेते हैं। जैसे एक बार हमने उठाकर खिड़की पर रखा, तो उसमें हमें क्या हुआ, हमें शारीरिक बल जो था वो ज्यादा लगाना पड़ा, पर दूरी
कम थी। मान लीजिए हम उसके बगल से उठाकर ऐसे उसे खिड़की पर रख देते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे साथ क्या हुआ, हमें बल अधिक लगाना पड़ा और दूरी तो कम थी। अब जब छोटे तख्ते की बारी आती है तो उसमें क्या होता है, वो भले जितनी इसकी दूरी है वो वहां तक रहता है, जब हम उसे धकेलते हुए आगे बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें ज्यादा ऊंचाई पर उसे ज्यादा बल देकर ढकेलना पड़ता है और जिससे हमें उसकी दूरी भी ज्यादा लगती है। तो ये हो गया दूसरा प्रयोग। अब है तीसरा प्रयोग जो बड़े तख्ते वाला है। बड़े तख्ते में क्या हुआ, बड़े तख्ते में वो ज्यादा दूरी में ज्यादा नत समतल जगह बना लेता है, यानी आप नीचे से आसानी से ढकेलते हुए उसे खिड़की तक लेके जाके रख सकते हैं, यानी बल तो कम लगा पर दूरी अधिक थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम जानेंगे कि नत समतल यानी रैंप का क्या फायदा होता है, ठीक है। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि दूरी बढ़ाने से कार्य करने में समय अधिक लगा किंतु बल कम लगाना पड़ा, यानी उस मशीन का उपयोग तो हुआ, दूरी तो बढ़ी पर आपको बल कम लगाना पड़ा। उस दूरी ने आपके काम को बहुत सरल कर दिया, यानी आपको एकदम से उठाने से जो बल लगाना पड़ा उसे मुक्त कर दिया, ठीक है। इस प्रकार तिरछा रखा हुआ तख्ता एक सबसे सरल मशीन है, इसे नत समतल कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि स्कूटर चढ़ाने के लिए ऐसे ही नत समतल का प्रयोग करते हैं। अस्पतालों में इसी प्रकार के रैंप होते हैं और किसी ट्रक या गाड़ी पर वस्तुओं को चढ़ाने के लिए भी नत समतल का प्रयोग किया जाता है और भी अन्य स्थानों पर नत समतल का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी गाड़ियों में सामान लादने के लिए लोग कभी तो अपने कंधे का उपयोग करते हैं, पर वह जब कंधे पे उठाने लायक नहीं होता है तो उसके लिए वो एक बड़े तख्ते का उपयोग करते हैं, जिस पे वो वस्तु को ढकेलते हुए उसे दूरी तो बढ़ जाती है कि आपको वो निश्चित है कि वो निश्चित नीचे से ही दूरी तय करनी है, दूरी तो बढ़ा दी जाती है, पर जब आप उसे ढकेलते हुए आसानी से उस ट्रक में लाद देते हैं तो उसमें क्या होता है, बल कम लगता है, ठीक है। तो ये हो गया नत समतल यानी रैंप। अब दूसरा है उत्तोलक। उत्तोलक यानी लीवर, ठीक है। तो उत्तोलक क्या है, यह भी एक अत्यंत सरल मशीन है। इसमें थोड़े बल को बढ़ाया जाता है अथवा उसके प्रभाव को बदला जाता है। यह एक लकड़ी, धातु अथवा अन्य किसी पदार्थ की बनी छड़ या डंडा हो सकता है। उदाहरण के लिए आपने सीसॉ का झूला तो देखा होगा। यह एक तख्ता होता है जो मध्य में एक टेक का आलंब पर टिका होता है। सीसॉ आपने देखा होगा, वह बीच में एक स्टैंड के आधार पर टिका होता है और दूसरी तरफ उसके दोनों छोर होते हैं। साथ ही इस स्थान पर यह गति कर सकता है। एक सिरे पर बैठे आपके साथी के भार के कारण वह नीचे जाता है और दूसरे सिरे पर बैठे हुए साथी को ऊपर उठा देता है। अब नीचे गया साथी अपना भार कम करता है भूमि पर बैठ पैर जमा कर, तो दूसरा साथी नीचे चला जाता है। इस प्रकार बारी बारी से दोनों सिरों को नीचे ऊपर करके झूला जा सकता है। जैसे हमें बताया गया कि जो सीसॉ होता है वो बीच में एक आलम यानी आधार पर टिका होता है, ठीक है, और उसके दोनों छोर अगल बगल में होते हैं, ठीक है, जो एक तरफ आयास और एक तरफ भार होता है। जब यहाँ से कोई बच्चा भार अपना ज्यादा करता है तो वो नीचे की तरफ आता है जमीन पे पैर जमा कर, फिर जब वो अपने भार को कम करके ऊपर की तरफ उठता है तो यहाँ से इस तरफ से जो बच्चा बैठा हुआ है वो नीचे की तरफ जाता है, यानी उसका भार नीचे की तरफ से ले आता है। तो आपने देखा होगा सीसॉ एक तरफ से नीचे एक तरफ से ऊपर होता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम उत्तोलक कहते हैं। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है। इस प्रकार उत्तोलक में 3 मुख्य बिंदु भी होते हैं। जैसे पहला होता है आलंब। उत्तोलक में 3 मुख्य बिंदु होते हैं, उसमें पहला होता है आलंब। जिस बिंदु के चारों ओर उत्तोलक घूम सकता है उसे आलंब कहते हैं, यानी जिस बिंदु के चारों ओर उत्तोलक घूम सकता है उसे आलंब कहते हैं। आयास, दूसरा है
आयास। उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए जो बल लगाते हैं उसे आयास कहते हैं। यानी जो आलम्ब में टिका हुआ उत्तोलक है उसे उपयोग में लाने के लिए यानी घुमाने के लिए या फिर ऊपर नीचे करने के लिए जो बल लगाते हैं उसे आयास कहते हैं। और तीसरा है भार। उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं। जैसे सीसो में एक तरफ से जो बल लगाकर बच्चा ऊपर जाता है और नीचे आता है तो उसमें उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए जो बल लगाते हैं उसे आयास कहते हैं। और उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है यानी एक तरफ का छोर जब ऊपर उठता है यानी उसका बोझ उठा के जब सीसो ऊपर जाता है तो रुकावट हटाई जाती है कि वो अच्छे से आसानी से ऊपर नीचे हो सके। तो वो क्या करता है उसे हम क्या कहते हैं भार। और एक तरफ जब वो नीचे जाता है ऊपर जाता है क्रिया करता है तो उसे क्या कहते हैं आयास। ठीक है, तो इस तरीके से उत्तोलक के 3 पॉइंट हमने समझे जिसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। वो पहला होता है आलम्ब, ये इसके 3 मुख्य बिंदु होते हैं आलम्ब, आयास और भार। ठीक है बच्चों, तो हमने उत्तोलक के 3 बिंदुओं के बारे में जाना। अब चलिए हम उत्तोलक के जो 3 प्रकार हैं उनके बारे में जानते हैं। उत्तोलक के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रथम वर्ग के उत्तोलक, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक और तृतीय वर्ग के उत्तोलक। तो प्रथम वर्ग में क्या होता है, जो फर्स्ट क्लास लीवर होता है प्रथम वर्ग के उत्तोलक, यह वे उत्तोलक है जिसमें आलम्ब मध्य में स्थित होता है, भार तथा आयास उसके दोनों ओर होते हैं। इसमें आपने सीसो का उदाहरण पढ़ा है। अन्य उदाहरण है कोई डिब्बा खोलने वाली छड़, सबल या लाठी जिससे कोई भारी वस्तु उठाई जाए, कैंची, तराजू, कील उखाड़ने वाली हथौड़ी, प्लास, सड़ासी आदि। जैसे आपने कैंची देखा होगा, उसके मध्य में वो एक पेंच द्वारा यानी स्क्रू द्वारा बैठाया गया होता है जहां उसका पूरा आलम्ब होता है और उसके एक तरफ भार होता है उसके एक तरफ भार और एक तरफ आयास होता है। जब हम कैंची को भार देकर उसे दबाते हैं तो कैंची जैसे उसके बीच में एक आलम्ब हुआ और जैसे मैंने बताया कि उसके दोनों तरफ आयास और एक तरफ भार होता है। तो उदाहरण के तौर पर हम सीसो और कैंची ले सकते हैं क्योंकि फर्स्ट क्लास उत्तोलक में आलम्ब मध्य में होता है और आयास और भार उसके दोनों तरफ होते हैं। अब दूसरा है द्वितीय वर्ग के उत्तोलक। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक क्या होते हैं, यह वे उत्तोलक होते हैं जिसमें भार मध्य में होता है तथा आलम्ब व आयास इसके दोनों ओर होते हैं। जैसे नींबू निचोड़ने वाली मशीन, सरौता, कूड़ा ढोने का एक पहिए वाली गाड़ी, कूड़ा ढोने की एक पहिए वाली गाड़ी, बोतल खोलने की चाबी आदि। जैसे हमने अभी पढ़ा कि फर्स्ट क्लास लीवर में प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब मध्य में होता है, तो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में क्या होता है, भार मध्य में होता है। यानी जैसे उदाहरण के तौर पर हमने क्या लिया कि एक कूड़ा ढोने का एक पहिए वाली गाड़ी जिसमें उसके बीच में हम उसके भार को ला देते हैं और एक तरफ उसका आलम्ब और एक तरफ आयास होता है जिसे हम पकड़ के उसे ढकेलते हैं। ठीक है, यानी उसमें द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में भार मध्य में होता है। ठीक है, अब तीसरा है तृतीय वर्ग के उत्तोलक। तृतीय वर्ग के उत्तोलक क्या है, यह वे उत्तोलक होते हैं जिसमें आयास मध्य में होता है तथा आलम्ब व भार दोनों ओर होते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण है चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ, मछली पकड़ने का कांटा, बांसी आदि। ठीक है, प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब मध्य में होता है, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में भार मध्य में होता है और तृतीय वर्ग के उत्तोलक में आयास मध्य में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप
इन पॉइंट्स को याद रख सकते हैं कि उत्तोलक के 3 बिंदु भी होते हैं, आलंब, आयास और भार, और इसके 3 प्रकार भी हैं, प्रथम वर्ग के उत्तोलक, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक और तृतीय वर्ग के उत्तोलक। प्रथम वर्ग में आलंब मध्य में होता है और आयास और भार उसके दूसरे छोर पर होते हैं, ठीक है। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में भार मध्य में होता है और आलंब व आयास इसके दोनों ओर होते हैं। तृतीय वर्ग के उत्तोलक में आयास मध्य में होता है और आलंब व भार दोनों छोर के ओर होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप इन पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं जो इसके तीसरे पॉइंट के बारे में। जो इसका तीसरा पॉइंट है घिरनी यानी पुली। तो घिरनी के बारे में हम जानते हैं। घिरनी क्या होता है? घिरनी एक पहिया है जिसमें एक खांचा बना रहता है। स्कूल में झंडे को ऊपर उठाने के लिए घिरनी का प्रयोग किया जाता है। कुएं से पानी निकालने के लिए भी घिरनी की सहायता से पानी आसानी से निकाला जाता है। प्रयोग किए जाने के आधार पर घिरनियां 2 प्रकार की होती है। अब जैसे घिरनी आप सोचेंगे क्या होता है? घिरनी एक पहिए के आकार का होता है जिसमें रस्सी लपेटी गई होती है, जिसके एक तरफ हम जोर देकर उसे खींचते हैं तो दूसरी तरफ की जो चीज है वो ऊपर की तरफ जाती है या तो वो नीचे की तरफ आती है। तो इसमें भी 2 प्रकार की घिरनी होती है। पहली होती है स्थिर घिरनी, पहली होती है स्थिर घिरनी यानी फिक्स्ड पुली। जब घिरनी किसी हुक की सहायता से स्थिर कर दी जाती है तो उसे स्थिर घिरनी कहते हैं। ऐसी घिरनी हल्का बोझ उठाने के लिए प्रयोग की जाती है। कुएं से पानी निकालने वाली घिरनी, झंडा उठाने वाली घिरनी आदि इसी प्रकार की होती है। यानी जो स्थिर घिरनी होती है उसे क्या कहते हैं? हुक की सहायता से स्थिर कर दिया जाता है, जिसे जो छोटे छोटे काम होते हैं वो किए जाते हैं, जैसे झंडा ऊपर ले जाना या फिर कुएं से पानी निकालना, ठीक है। तो इसके लिए भी एक उदाहरण आप ले सकते हैं। जैसे एक लकड़ी की बनी हुई खाली रील लीजिए, ठीक है। एक कील इसके आर पार डालिए, रील कील पर आसानी से घूम सकती है। यानी आपने एक लकड़ी की रील ली, वो खाली है, जिसमें आप देख सकते हैं धागा लपेटा हुआ जो रील होता है वो भी लकड़ी का कुछ आता है, तो आप उसका रील ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है? एक कील इसके आर पार डालिए, रील कील पर आसानी से घूम सकती है। यानी जो कील है उसमें आप वो रील डालते हैं और घुमाते हैं तो बहुत आसानी से वो घूमती है, ठीक है। कील के दोनों सिरों पर डोरी बांधिए, यानी जो खाली रील है आपको उसके दोनों तरफ डोरी बांधिए। एक छोर इस तरफ लेना है, एक छोर इस तरफ लेना है। अब इसे 2 कुर्सियों पर रखी एक छड़ पर बांध दीजिए। यानी एक 2 कुर्सियों पर रखी छड़ पर आपको उसे बांध देना और इसका प्रयोग करना है। तो एक डोरी के एक सिरे को पॉलीथीन के रेत पे भर के बांधिए, एक डोरी को रील के ऊपर से निकालिए, ठीक है। अब डोरी के दूसरे सिरे को खींचिए और पॉलीथीन के भार को ऊपर उठने दीजिए। बिना रील के पॉलीथीन को उसी ऊंचाई तक उठाकर देखिए, रील यहाँ घिरनी का कार्य कर रही है। हम देखते हैं कि घिरनी से भार उठाना आसान होता है। जैसे आपको क्या करना है कि आप कोई एक रील ले सकते हैं जो खाली हो, जो घूम सकती हो, गोल हो। अब आपको उसे क्या करना है? एक कील में उसके अंदर आपको डालना है। मान लीजिए वो ऐसे डली हुई, आपको इसके अंदर वो रील को डालना है। अब आपको क्या करना है? उस रील पर धागा लपेटना है, ठीक है। और जो धागा आपने लपेटा है उसका एक छोर इस तरफ और एक छोर दूसरी तरफ होगा। तो एक छोर पे आपको क्या करना है कि एक पॉलीथीन में रेत भर के उसे एक छोर के धागे से बांधना है। अब आपने क्या किया? जो धागा लपेटा हुआ है, आप जो दूसरे तरफ का छोर खाली है आप उसे हाथ में पकड़ेंगे और उसे आप ऐसे खींचेंगे। तो आप देखते हैं कि जो नीचे की तरफ जो रेत रखा हुआ है, वो रेत का थैला जो रखा हुआ है बांधकर, वो ऊपर की तरफ आता है जब आप उसे खींचते हैं। जब आप उसे खींचते हैं तब वो ऊपर आता है ना। तो आप बल लगा करके उसे आसानी से ऊपर की तरफ उठा सकते हैं घिरनी की सहायता से, यानी उस रील की सहायता से। तो घिरनी वही होती है, जो रील होती है वो घिरनी का काम करती है। तो इस
भार उठाना आसान होता है। अब दूसरा है चल या गतिशील गिरनी यानी मूवेबल पुली। ठीक है, जब भार के साथ साथ गिरनी भी उठती है तो वह चल या गतिशील गिरनी कहलाती है। ऐसी गिरनियां अधिक भारी बोझ उठाने के लिए काम आती है। ठीक है बच्चों, अब आखिरी पॉइंट है पहिया व धुरी, व्हील और सिलेंडर। किसी भी यातायात के साधन को आप देखेंगे तो उसमें लगे हुए पहिए भी इतना भार स्वयं लुढ़काकर ले जाते हैं। बिना पहिए के क्या आपकी साइकिल बन सकती है? किसी भी पहिए को ध्यान से घूमते हुए आप देखिए कि अगर कोई पहिया किसी चीज का भार पाता है तो वो अपने आप लुढ़कने लगता है उस चीज का भार पा करके। और आपने बिना पहिए की साइकिल देखी होगी? नहीं, क्योंकि बिना पहिए की कोई भी गाड़ी बनाना संभव नहीं है, क्योंकि वो उसके बिना हिलेगी भी नहीं। इसके केंद्र में एक छड़, धुरी या बेलन लगा है। वास्तव में बेलन भी एक पहिया ही है। पहिया स्वयं एक मशीन नहीं है, किंतु बेलन के केंद्र में होने से ही मशीन बन जाता है। यहाँ धुरी या बेलन पहिया या चरखी के साथ कसकर इस प्रकार लगा हुआ है कि दोनों एक साथ ही घूमते हैं। अब पहिए को घुमाने पर धुरी घूमेगी और पहिया भी घूमेगा। पतंग की डोर को लपेटने वाली चरखी को ध्यान से आप देखेंगे तो जब धुरी तो आप देखेंगे कि जब धुरी ढीली होती है तो चरखी गिरने की तरफ कार्य करती है, किंतु जब धुरी चरखी में भली भांति कसी होती है तो पहिए की तरफ कार्य करती है। कार का स्टीयरिंग, पेंसिल, शार्पनर, साइकिल आदि पहिए ही है। तो इस तरीके से हमने आज इन पॉइंट्स के बारे में पढ़ा है। बल, कार्य और ऊर्जा का यह सेकेंड वीडियो है जिसमें आज हमने सीखा मशीन के कुछ जो 6 सरल मशीन के जो छोटे मशीन और जब कठिन से कठिन मशीन बनाई जाती है उसमें 6 सरल मशीन भी लगाए जाते हैं, जिनमें से आज हमने 4 पॉइंट्स के बारे में पढ़ा है। इनके 2 पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इन 4 में शामिल है नट समतल यानी रैम, उत्तोलक यानी लीवर, गिरनी, पहिया व धुरी, व्हील और सिलेंडर। ओके, जिसमें उत्तोलक के 3 मुख्य बिंदु भी होते हैं, आलम, आयास व भार, और जिसके 3 प्रकार भी होते हैं, प्रथम वर्ग के उत्तोलक, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक और तृतीय वर्ग के उत्तोलक। तो बच्चों आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।